नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप निरंजन सरकार और रुक करते हैं खबरों का। चंडीगढ़ में कॉफी टेबल बुक हरि सदन का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विमोचन किया। बताया जा रहा है कि हरियाणा की 14वीं विधानसभा की नई परंपरा और अभिनव प्रयोगों के 3 गौरवशाली वर्षों पर प्रकाशित कॉफी टेबल बुक हरि सदन का विमोचन हुआ। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा, विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संतुलन बनाए रखना बहुत ही कठिन कार्य होता है। इसलिए जब कोई विधानसभा का अध्यक्ष बनता है तो सर्वप्रथम उसे अपनी मनोस्थिति बदलनी होती है, जिसे ज्ञानचंद गुप्ता ने बड़ी बखूबी निभाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा का संचालन पूरी मर्यादा और संवैधानिक तरीके से किया। वहीं उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता विधानसभा में कई क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आए हैं। फिलहाल नई पहल करते हुए हरियाणा विधानसभा को ई विधानसभा बनाया गया है। जो हमने प्रशिक्षण के नाते भी एक सिस्टम शुरू किया विधायकों का प्रशिक्षण, वो भी आप ही कुछ ले जाता है कि स्पीकर लोकसभा उनको बुला करके, स्पीकर साहब आए थे ना, वो आए थे उस समय, उस प्रशिक्षण का भी ठीक संचालन हुआ। हमने एक नई परंपरा भी शुरू की, वो मेरे ही आग्रह पर स्पीकर साहब ने मानी थी कि बजट सेशन जब होगा तो उसको थोड़ा लंबा करेंगे और उसमें 4 दिन का गैप हमने पिछली बार दिया था, तो उन 4 दिनों में अलग अलग से चर्चा करके क्या ठीक हो सकता, बढ़िया हो सकता, सुझाव सब लिए गए। इसके लिए भी भरपूर जितने भी प्रयत्न स्पीकर साहब की ओर से रहा, वही एक कारण मैं मानता हूं उस बात का कि हम उस ओर आगे बढ़ गए हैं। जगह तलाश भी कर ली है, उसके ऊपर सहमति भी बन गई है, फॉर्मेलिटी अब होनी बाकी है। उस जगह को लेकर के एक नया अच्छा भवन बना करके और हरियाणा विधानसभा का अलग से भवन होगा, ये श्रेय भी हमारे स्पीकर साहब को ही जाता है। प्रदेश में डिप्रेशन के खिलाफ एक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि डिप्रेशन का लोगों के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे बचने के लिए शारीरिक व्यायाम के साथ सांस्कृतिक गतिविधियों, खेलों में भाग लेना चाहिए। रिले रन जैसे आयोजन डिप्रेशन को दूर करने के लिए बेहतर उपाय हैं। ये रैली लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकालने का संदेश देते हुए 16 दिसंबर को दिल्ली में संपन्न होगी। इस रैली रन में 20 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। सीएम ने रिले रैली को प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। आदमपुर से विधायक भव्य बिश्नोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। भव्य बिश्नोई ने कहा कि 2024 में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भूपेंद्र हुड्डा को प्रदेश में फ्री हैंड किया तो उन्हें 2 बार हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ भव्य ने कहा कि आदमपुर की जनता ने 54 साल के पारिवारिक विश्वास पर भरोसा दिखाया और उन्हें आशीर्वाद दिया। इतना ही नहीं, जनता ने जाति धर्म की राजनीति करने वालों को भी बाहर का रास्ता दिखाया। भव्य ने कहा कि अब उनका फोकस आदमपुर में विकास कार्यों पर होगा। सभी प्रेस साथियों का, जो लोग जाति धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, झूठ फरेब की राजनीति करते हैं और सभ्यता की राजनीति करते हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। आप सभी के माध्यम से मैं धन्यवाद करता हूं उन सभी कार्यकर्ताओं नेताओं का भी, जिन्होंने आदमपुर के उपचुनाव को अपना चुनाव समझकर पूरी मेहनत के साथ अपनी भूमिका को निभाया। और आप सभी के माध्यम से मैं जो आदमपुर की जीत हुई है उसे स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के चरणों में समर्पित करता हूं। इस जीत को मैं हमारे देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी समर्पित कर। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता की। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आदमपुर उपचुनाव के नतीजों से स्पष्ट हो गया है कि आने वाला समय कांग्रेस का है और 2024 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आदमपुर में पार्टी उम्मीदवार रहे जयप्रकाश जेपी और चौधरी उदय भान ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। लगभग 40% वोट हमारी पार्टी के उम्मीदवार ने अर्जित किए, 52,000 वोट के लगभग। तो वो अपने आप में ये बात को प्रदर्शित करता है कि आने वाला जो 2024 का चुनाव है, यहां ना आम आदमी पार्टी और इनेलो जैसे पार्टी, उनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है और ये सीधी जो रास्ता है 2024 के लिए, वो कांग्रेस के लिए वो
खुल गया है और आगामी 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से प्रदेश के अंदर सरकार बनाएगी। अब तक आजमपुर का जो भी चुनाव हुआ है 1968 से लेकर के अब तक चौधरी भजनलाल जी का परिवार का वहां पर प्रभुत्व रहा है, इसको कोई नकार नहीं सकता। 11 बार कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, 4 चुनाव उन्होंने कांग्रेस से अलग हटके लड़े और अभी ये भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के लड़ा है। तो सभी चुनावों में जो मत प्रतिशत जो दूसरा उम्मीदवार जो रहा है उसमें अब तक सबसे ज्यादा है। चौधरी भजनलाल का काम था, ये बात सही है, लोगों में विश्वास था और यही कारण है कि जो इतने दिनों से उनके परिवार का वहां पर कब्जा रहा है। जब उन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई थी तभी भी वो वहां पर जीते थे, लेकिन अब जो है जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी तो वहां पर ऐसे परिस्थितियां बनी कि भाई चौधरी भजनलाल और जिनके परंपरागत जो विरोधी थे चौधरी देवीलाल जिन्होंने भी चुनाव लड़ा वहां से, उनके सुपुत्र रणजीत सिंह जी ने भी चुनाव लड़ा और अभी हिसार पार्लियामेंट का जो चुनाव हुआ था उसमें चौधरी बरिंदर सिंह के सुपुत्र ब्रजेंद्र सिंह, तो बीजेपी, लोकदल, जेजेपी और खुद उनका परिवार, वो सारा मिलकर के इन्होंने जो जिस तरह से नारा दिया था कि 1 लाख से ज्यादा वोट हम अर्जित करेंगे, लोगों ने उसकी हवा निकाल दी। सबसे पहले तो देखो, जनता का जनादेश पार्टी ने भी स्वीकार कर लिया और मैं भी करता हूं। मैंने पहले दिन ही कह दिया था कि प्रजातंत्र में जनता फैसला करती है, ना कि कोई व्यक्ति विशेष। दूसरी, जहां तक सवाल है कि आप इस बात को अगर इस तरफ ले जाएं तो बेहतर है कि जो आदमपुर का बाई इलेक्शन था उसने, क्या आप इस बात को नहीं मानोगे, 2024 क्या जो जनरल इलेक्शन आएगा, जैसे गेट वे ऑफ इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो उसी से आई थी ना, भारत में कब्जा किया था। तो ये गेट वे ऑफ हरियाणा सरकार 2024 आदमपुर में जिस तरीके का मतदान हुआ और जो ठेकेदार थे अलग अलग जातियों के, आज उनको सबको देखो क्या हर्ष हुआ। यानी कि उदय बांधी ठीक कह रहे थे कि मैंने बड़ौदा इंचार्ज में ही था, बड़ौदा, एलनाबाद और अब आदमपुर, तीनों चुनाव में जिस तरीके से दलित का परसेंटेज, पिछड़े का परसेंटेज बड़ा है और किसान है ही कांग्रेस के साथ, तो इससे ये खुला हो गया। उसी के बुखलाहट के कारण मेरी गाड़ी के ऊपर सुयोजित तरीके से, यानी कि मुझे तो बड़ा आश्चर्य है कि कुलदीप बिश्नोई भी कहता सुन रहा था मुझे कि सबसे बड़ा गुंडा मैं हूं, हमला किया और आज हमला भी किया। मेरे हमले के बाद कुछ लोग धरने पर बैठे थे जिसमें दलित और पिछड़ा वर्ग के लोग थे खैरमपुर में, उनके टेंट जला दिए गए, उन लोगों के घरों में, दलितों के घरों में पत्थर मारे गए। इसी तरीके से चूड़ी बागड़ियान में। क्या कारण है? कारण केवल एक है कि 2014 का चुनाव भी मैं देखा था, मैं तो इंडिपेंडेंट था, मैं किसी पार्टी में था। 2014 के बाद जिस तरीके से कांग्रेस से दलित समाज और पिछड़ा समाज चला गया था और जिस तेजी से जो उदय बांधी और हुड्डा साहब की जो नई जोड़ी बनी, उससे जो तेजी आई, उसके बौखलाहट सत्ताधारी दल में हुई। वरना आज तक कभी ऐसा सुना आपने? जीतते हुए उम्मीदवार पर तो चलो हारे हुए समर्थक पत्थर फेंक ही दे रहे हैं, लेकिन जीतते हुए तो पहली बार हारे हुए पर फेंक रहे हैं।
हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चंडीगढ़ में बायो माइनिंग से संबंधित एनजीटी के आदेशों की अनुपालना के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला उपायुक्तों, शहरी स्थानीय निकाय और नगर निगम के अधिकारियों के साथ की गई। बैठक में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की निगरानी समिति के अध्यक्ष जस्टिस प्रीतम पाल और एनजीटी के सदस्य शामिल हुए। इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि लेगेसी वेस्ट के प्रसंस्करण पर लगभग 262 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। राज्य सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के तहत आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को 155 करोड़ रुपए की डिमांड भेजी है। आगे उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पुराने कचरे के प्रसंस्करण के लिए बड़े प्लांट लगाने की बजाय छोटे छोटे क्रशर लगाए जाएंगे। उन्होंने अंबाला, कैथल और यमुनानगर जिलों द्वारा कचरा प्रसंस्करण के कार्य में बेहतर प्रदर्शन करने पर उनकी प्रशंसा की और अन्य जिलों के अधिकारियों को अपने कार्य प्रदर्शन में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में ही सीवर और सेप्टिक टैंक की मैनुअल सफाई कराने से हटाने बारे में बैठक आयोजित की गई, जिसमें जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को नोडल विभाग बनाने की सहमति बनी है। इसके अलावा मुख्य सचिव ने इस संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत को निवारण के लिए संबंधित विभाग अपने अपने हेल्पलाइन नंबर जारी करने के आदेश दिए। आगे उन्होंने कहा कि सरकार को मासिक रिपोर्ट भेजने के लिए फार्मेस्ट को साधारण बनाया जाए ताकि आम व्यक्ति भी उसका प्रयोग कर सके। वहीं बैठक में बताया कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी की ओर से 250 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जबकि अभी तक 1098 लोगों को इसके लिए प्रशिक्षित किया जा चुका है। इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि सफाई के दौरान मृत्यु होने वाले कर्मचारियों को मुआवजा देने में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाएगा ताकि पीड़ित व्यक्ति को पूरा लाभ मिल सके। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा के गुरुग्राम सहित कई जिलों में जनसंख्या अनुसार मतदाताओं का अनुपात कम है। इसमें महिलाएं, युवा और दिव्यांग भी शामिल हैं। ऐसे जिलों और विधानसभा क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है ताकि 18 साल की आयु पूरी होने तक सभी मतदाताओं के नाम फोटोयुक्त मतदाता सूची में शामिल किए जा सके। वहीं बूथ लेवल एजेंट नए मतदाताओं को जोड़ने और जिन मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है उनके नाम हटवाने का कार्य करके दुरुस्त मतदाता सूची बनाने में बूथ लेवल अधिकारियों का सहयोग करे। इसलिए राजनीतिक पार्टियां जल्द से जल्द बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करें। ताकि इसके अलावा उन्होंने कहा कि 19 और 20 नवंबर को और 3 और 4 दिसंबर शनिवार और रविवार को विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दिन बूथ लेवल अधिकारी निर्धारित मतदान केंद्रों में बैठकर मतदाता सूची में नए मतदाताओं के नाम जोड़ने और हटाने का काम करेंगे। और अब बात हांसी की कर लेते हैं, जहां हेल्थ सप्लीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री पर सीएम फ्लाइंग और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने रेड की है। हांसी भिवानी रोड पर राम सिंह कॉलोनी में बनी फैक्ट्री में सीएम फ्लाइंग की टीम ने कार्रवाई की। टीम ने 3 अलग अलग प्रकार के सप्लीमेंट के सैंपल लिए। खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी डॉक्टर भंवर सिंह ने बताया कि सीएम फ्लाइंग टीम की सूचना के आधार पर गुणवत्ता की जांच के लिए भेज दिए गए हैं। हेल्थ सप्लीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री से 3 अलग अलग सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कुछ कार्रवाई की जाएगी। कोई डाइटरी सप्लीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है यहाँ पे, तो यहाँ पे रेट की गई है। ये अमृतसर का कुछ इस तरह के इनपुट्स थे कि भाई जो है यहाँ पे मिलावट की जाती है डाइटरी सप्लीमेंट्स में, और क्योंकि डाइटरी सप्लीमेंट बेसिकली आपके यूथ लेवल पे काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं, जिम्स वगैरह में और मसल प्रोटीन के तौर पे काफ़ी यूज होता है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ ये रेड की गई, और इस रेड के दौरान जो है यहाँ पे जो मालिक हैं उनको बुलाया गया और उनसे लाइसेंस के बारे में पूछा गया, जो उन्होंने मौके पर लाइसेंस दिखा दिया। उधर अंबाला सेंट्रल जेल में कैदियों के पास मोबाइल मिलने के बाद से पुलिस लगातार सतर्कता बरत रही है। इसी के तहत सेंट्रल जेल के हाई प्रोफाइल गैंगस्टर सुरक्षा वार्ड में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान में एक कमरे के बाथरूम से टच स्क्रीन मोबाइल बरामद किया गया। मामले की जानकारी देते हुए एसएचओ गौरव पुनिया ने बताया कि सेंट्रल जेल की तरफ से उनके पास एक लेटर आया जिसमें तलाशी के दौरान मोबाइल मिलने की बात कही गई। मामले में एफआईआर दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।
कल सेंट्रल जेल से ये लेटर आया है हमारे पास, जिसमें उन्होंने कंप्लेंट के साथ साथ 3 मोबाइल फोन भी उन्होंने हमें दिए हैं और उसके आधार पर हमने केस रजिस्टर कर दिया और आगे इसमें अपने साइबर सेल से मदद लेके किस के अंदर चल रहे थे, कौन यूज कर रहा था फोन को, कहाँ बात हुई थी, सभी को फिर उसमें अपनी जांच में इन्वेस्टिगेशन। और बहादुरगढ़ में जूते की लिमिटेड लेमिनेशन शीट बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने से फैक्ट्री की मशीन और सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने के बाद फैक्ट्री कर्मचारी सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब रहे। आग लगने की सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। लगभग 2 घंटे पहले आग लगी थी और शॉर्ट सर्किट से प्रतीत हो रही है अभी, बाकी बूझेगी तब एक्चुअल में सब पता लगेगा जी। क्या बनाया जाता है फैक्ट्री? इसमें लेमिनेशन का काम होता है कपड़े का जी, जूते के अपर के लेमिनेशन का काम होता है जी। कितना नुकसान होगा? अब देखना, आग बुझने पे ही सारा पता लगेगा जी। अभी तो जो है जिस हिसाब से लग रहा है फैक्ट्री में मशीन वगैरह का तो काफी नुकसान है। बाकी अभी गाड़ियां मौके पे आ गई, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पे टाइम से नहीं पहुंची और अब जाके गाड़ियां आई हैं। अगर गाड़ियां आती तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। फैक्ट्री का नाम मौजूद लेमिनेशन है, इसका जूते का अपर बनता है और ये हमें 3:25 पर सूचना मिली थी। तो उसके बाद हमने 4 गाड़ियां एक साथ निकाल दी गई और 4 गाड़ियां लगाने के बाद हमने देखा आग ज्यादा था, फिर झज्जर से गाड़ियां मंगवाई, हमें सापला से मंगवाई है और खरखोदा से गाड़ियां मंगवाई। तो इसके जब हमने देखा तो बेस यहाँ ग्राउंड फ्लोर के आगे पे आग लगी हुई थी और उसके बाद छत पे भी है टीन सेट, उसमें भी आग लगी थी। तो हमने अपना कर्मचारी ने एंट्री करने के बाद दोनों जगह की आग पूर्ण रूप से। भिवानी के भीम स्टेडियम में 12 से 25 नवंबर तक अग्निवीर सेना की भर्ती रैली की तैयारियां शुरू हो गई है। भर्ती की तैयारियों को देखने के लिए नोडल अधिकारी के साथ एसडीएम संदीप अग्रवाल ने स्टेडियम का दौरा किया। नोडल अधिकारी ने बताया कि अग्निवीर सेना भर्ती रैली 12 से 25 नवंबर तक आयोजित की जाएगी, जिसमें 4 जिलों से युवा शामिल होंगे। भर्ती को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये अग्निवीर आर्मी रिक्रूटमेंट 2022 जिला भिवानी में भीम स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट कवर हैं, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी, और अलग अलग तिथि में अलग अलग जिले की तहसील को कवर किया गया है, जो यहाँ के AROs हैं जिन्होंने ये सारा काम देख रहे हैं, कर्नल साहब, उनकी देखरेख में सारा ये बनाया। प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेज में सरकार की बॉन्ड पॉलिसी का लगातार विरोध किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। वहीं करनाल के मेडिकल कॉलेज में छात्रों ने थाली बजाओ प्रदर्शन किया और MBBS छात्रों ने हवन यज्ञ कर अपना गुस्सा जताया। इस दौरान छात्रों ने कहा कि शायद हवन यज्ञ करने से प्रशासन को सद्बुद्धि मिले। साथ ही छात्राओं ने प्रशासन और सरकार से एक मांग करते हुए कहा कि बॉन्ड पॉलिसी को वापस लिया जाए। इस बॉन्ड पॉलिसी में कई खामियां हैं। इस पॉलिसी में सरकार ने जॉब सिक्योरिटी के बारे में कुछ नहीं बताया। वो माननीय मुख्यमंत्री से वो मिल लिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको सभी सिचुएशन बता दिए हैं। अब हमने भी उनको कहा है बच्चों को कि आप अपना टाइम बर्बाद ना करें, अपनी क्लासों में जाएं। आपकी असेसमेंट क्लासेस चल रही हैं, तो अभी बच्चे गए नहीं हैं, तो उम्मीद करते हैं कि चले जाएंगे। अभी सर प्रोटेस्ट पे आज हम लगातार 10 दिन से बैठे हुए हैं। 10 दिन से ना हम क्लास गए हैं, हम क्लास का बहिष्कार किए हुए हैं। हमारी सरकार से इतनी मांग है कि बॉन्ड पॉलिसी को एकदम वापस लिया जाए, क्योंकि बॉन्ड पॉलिसी में अनेक खामियां थी। जैसे कि बॉन्ड पॉलिसी में उन्होंने जॉब सिक्योरिटी के बारे में कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा अगर तुम्हारी MBBS हो गई तो CM सर ने बोला कि हम तुम्हें जॉब देंगे, बट CM सर ने ये नहीं बताया कि तुम्हें कितनी अवधि के बीच में जॉब मिल जाएगी। तुम्हें 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने के अंदर तुम्हें जॉब हम दे देंगे। लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आज हमने यह डिसाइड किया कि अब एक हवन कराते हैं। इस हवन का मेन मोटिव यह है कि जैसे हमारे सेंटअप आ रहे हैं, आज पास है सेंटअप होने को, इसी महीने के आखिरी में हमारे सेंटअप एग्जाम्स हैं,
तो बच्चे काफी परेशान हैं। आपको पता है इस प्रोटेस्ट के टाइम पे एक भी बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा, चाहे वो कितनी कोशिश कर ले, उसके बाद भी पढ़ाई हमारी नहीं हो पा रही। बात करनाल की करते हैं, जहां प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले के एयर क्वालिटी इंडेक्स 370 से भी ऊपर पहुंच चुका है, जो प्रदूषण के खतरनाक स्तर की तरफ इशारा कर रहा है। स्मॉग की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कतें आ रही है, तो वहीं आंखों में जलन जैसी कई परेशानियां भी लोगों को हो रही है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने दावा किया कि ये सब 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि वो प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल काफ़ी दिनों से जो है स्मोक की जो चादर है वो पूरे आसमान में फैली है और काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है हमें भी। जैसे बाइक पे आते हैं या कहीं भी जाते हैं तो आंखों में जलन होती है और उसके बाद गले में खराश भी है। मेरे खुद पिछले 3-4 दिन से गले में खराश है और काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बिना आप मास्क के चल भी नहीं पाते हैं, मतलब मास्क लगाना भी लगता है। कई बार मैं बाइक पे जाता हूँ तो मास्क लगा के चलता हूँ या हेलमेट लगा के चलता हूँ ताकि उससे थोड़ा मेरे को बचा जा सके। हमारा एयर क्वालिटी काफी दिनों से तो ठीक है, 200-250 के करीब चल रहा था और अभी कुछ एक दिनों से ये आसपास के नॉर्थ रीजन के अंदर ही प्रॉब्लम है, जिसमें अम्बाला का भी है, कुरुक्षेत्र भी है, पानीपत भी है। इन सब एरिया का आसपास का 400 के करीब है। करनाल का भी 370 के करीब है और इसकी वजह एक तो यहाँ पर बिल्कुल हवा की गति बिल्कुल नहीं है, डायरेक्शन है और ये सब मौसम का भी इसके अंदर रोल है। जीटी रोड पे से हम अभी आए हैं। जीटी रोड पे भी गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा स्मोक सा फील हो रहा है, आंखों में बहुत ज्यादा जलन है। तो गवर्नमेंट को इसमें चेक करना चाहिए भी क्या एयर क्वालिटी के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। लग रहा है जैसे कहीं कुछ जलाया गया हो या कुछ ऐसा सिस्टम लग रहा है जिसके कारण आंखों के अंदर जलन लग रही है।